स्वागत है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज का आपका इस कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने व्याख्या विधि को लेकर चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का जो हमारा बिंदु है वो पद्य पाठ को लेकर है कि पद्य पाठ के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले पद्य पाठ के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला होता है कौशल पाठ, और नंबर 2 पे होता है रस पाठ, और नंबर 3 पर होता है बोध पाठ, और नंबर जो 4 पे होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है उपयोजन पाठ। इन सब के बारे में हम एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौशल पाठ। कौशल पाठ में क्या होता है कि कविता के सस्वर और भाव भंगिमाओं के साथ कविता पाठ सिखाने के लिए यह पाठ उपयोगी होता है। इनसे प्रार्थना सभा, उत्सव, कवि गोष्ठियां, बाल सभा आदि में कविता पाठ करने का कौशल विकसित होता है। कौन से पाठ में? कौशल पाठ में। इन रचनाओं में लय और गति का विशेष ध्यान दिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में जो 2 नंबर पे आता है रसपाठ। रसपाठ में क्या होता है कि ये ऐसी कविताओं में कठिन शब्दों का आधिक्य यानी अधिकता नहीं होती। छात्र सामान्य ढंग से रसानुभूति तक पहुंच जाता है। रसपाठ द्रुत पाठ यानी शीघ्रता से पढ़ाए जाने वाले होते हैं। प्रबंध काव्य कविताओं में रसपाठ सम्मिलित किए जाते हैं या होते हैं। फिर हम बात करें तो बोध पाठ नंबर 3 पर होता है बोध पाठ। ऐसी रचनाएं जिनसे शाब्दिक सामग्री कठिन हो, जिसके कारण छात्र रसानुभूति तक नहीं पहुंच सकते हैं, बोध पाठ के रूप में बढ़ाया जाता है। इसमें जो कवियों का नाम सम्मिलित किया जाता है उसमें कबीर है, रहीम है, तुलसी है, मीरा आदि के पद बोध पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। फिर जो नंबर 4 पर होते हैं उपयोजन पाठ। उपयोजन पाठ में के अंतर्गत क्या होता है कि उपयोजन पाठ के अंतर्गत पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ उपयोजन पाठ कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करें कि उपयोजन पाठ के अंतर्गत पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ उपयोजन पाठ कहलाता है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो इसके बाद में गद्य शिक्षण होता है। गद्य शिक्षण होता है और गद्य शिक्षण का कुछ महत्व होते हैं। गद्य शिक्षण का भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जिनमें सबसे पहले बात करें कि विचारानुभूति होना या चिंतन करना। दूसरे बात करें तो मानसिक, बौद्धिक, तार्किक क्षमता का विकास होना, सृजनात्मक क्षमता का विकास, शब्द भंडार में वृद्धि। ये गद्य शिक्षण के कुछ महत्वों के बारे में बातें कर रहे हैं हम। व्याकरण का ज्ञान, लिपि का ज्ञान, उच्चारण की शिक्षा, गद्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान जैसे एकांकी, नाटक, कहानी। इसके बाद में है भाषाई ज्ञान व कौशल का विकास। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो गद्य शिक्षण की कुछ विधियां होती हैं। गद्य शिक्षण की कुछ विधियां होती है सब, जिनमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे अर्थकथन विधि। अर्थकथन विधि ये गद्य शिक्षण की विधियां होती है। गद्य शिक्षण की विधियां, इसमें सबसे पहले नंबर पे होती है अर्थकथन विधि। अर्थकथन विधि में क्या होता है कि अर्थकथन विधि में अध्यापक जो पाठ्य गद्य का मौखिक पठन करता है, पठन के साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। जहां कहीं आवश्यकता होती है वहां विचारों को स्पष्ट करने के लिए कथन भी करता है। अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है। कौन सी विधि में? गद्य शिक्षण की विधि में। और गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? अर्थकथन विधि। अध्यापक अपनी ओर से सब कुछ बताता है तथा बच्चे निष्क्रिय और श्रोता के रूप में होते हैं। ये बच्चे निष्क्रिय होते हैं, सुनते रहते हैं केवल, और अध्यापक सक्रिय होता है। इस विधि में बच्चों को सोचने व समझने के अवसर नहीं मिलते। बच्चों में न तो अर्थग्रहण क्षमता का विकास होता है और न ही विचारों का अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। कौन सी विधि में? अर्थकथन विधि में। इसलिए यह विधि नीरस होती है, और जो विधि नीरस होती है वो स्वाभाविक है अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। यह विधि किसी भी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यह अर्थबोध विधि के समान है। कौन सी विधि के समान है? अर्थबोध विधि के समान। कौन सी? अर्थकथन विधि। फिर जो दूसरे नंबर पे जो विधि होती है 2 नंबर पे व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या होता है कि अध्यापक शब्दार्थ और अर्थग्रहण के साथ साथ शब्दों और विचारों की व्याख्या भी करता है। व्याख्या विधि के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले कि व्याख्या विधि के कितने चरण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है व्याख्या विधि के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है संदर्भ, व्याख्या और विशेष। संदर्भ के बारे में बात करें तो इसमें पाठ व लेखक का जो परिचय दिया जाता है। व्याख्या में व्याख्या के अंतर्गत अध्यापक सबसे पहले काठिन्य निवारण करता है। काठिन्य निवारण से मतलब है कठिन शब्दों का जो अर्थ बताता है।
काठिन्य निवारण के भी 3 प्रकार होते हैं। काठिन्य निवारण के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रवचन, उद्बोधन और व्याख्या या सम्मत। प्रवचन, उद्बोधन, व्याकरण, सम्मत, ये 3 प्रकार होते हैं काठिन्य निवारण के। विचारों के स्पष्टीकरण के लिए अपनी ओर से उदाहरण देता है, दृष्टांत देता है। कौन सी विधि में? व्याख्या विधि में। विषय वस्तु की जानकारी देता है, विचारानुभूति के प्रश्न पूछता है, छात्रों की शंकाओं का समाधान भी करता है। कौन करता है ये सब? ये करता है अध्यापक। अध्यापक के संदर्भ में कही जा रही बात है। इस विधि में अध्यापक अत्यधिक सक्रिय व छात्र इसमें इस विधि में अध्यापक सक्रिय है व छात्र निष्क्रिय रहता है। छात्र क्या होता है? निष्क्रिय रहता है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो विशेष। विशेष में क्या होता है कि विशेष के अंतर्गत भाषा ज्ञान का परिचय दिया जाता है, व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। जो बिंदु उस पाठ में अधिक बार आए, जैसे समास, संधि आए तो कौन सी संधि ज़्यादा आई, इनका बात। और स्तर की बात करें तो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए व्याख्या विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करें विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि। विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि। विश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या होता है कि यह व्याख्या विधि से इस अर्थ में भिन्न है। व्याख्या विधि से ये इस अर्थ में भिन्न है कि व्याख्या विधि में अध्यापक सब कुछ अपनी ओर से बताता है, परंतु विश्लेषण विधि में अध्यापक शब्द व विचारों की व्याख्या के लिए प्रश्न आदि का सहारा लेता है और बच्चों को स्वयं सोचने, समझने व निर्णय निकालने के लिए अवसर प्रदान करता है। इस विधि में अध्यापक व छात्र दोनों ही क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विधि है कि कौन सी विधि में अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं? विश्लेषण या प्रश्नोत्तर विधि। यह विधि है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है। इसका जो सबसे मुख्य दोष है, सब कुछ विश्लेषण द्वारा स्पष्ट करना संभव नहीं है, ये इसका दोष माना जाता है। फिर बात करें नंबर 4 पे समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में क्या होता है कि इस विधि में पाठ्य गद्य के तत्वों का विश्लेषण कर उसके गुण दोष परखे जाते हैं। यह विधि स्वतंत्र विधि नहीं है। समीक्षा विधि स्वतंत्र विधि नहीं है, यह पूरक विधि है, दूसरी विधि की सहायक या निर्भर है। पूरक का मतलब दूसरी विधि पर निर्भर है। अध्यापक निष्क्रिय होता है और इस विधि का जो स्तर होता है ना, वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करें फिर गद्य के रूप और विद्याएं होती है। गद्य के कुछ रूप और विद्याएं आती है। जैसे गद्य के रूप या विद्याओं की बात करें तो कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, निबंध, डायरी। फिर इसके बाद में सबसे पहले होता है कहानी शिक्षण। 1 नंबर पे बात करते हैं हम कहानी शिक्षण की। कहानी शिक्षण का क्या महत्व होता है? कहानी शिक्षण का जो महत्व होता है वो मनोरंजन, शिक्षा, कल्पना शक्ति का विकास या सृजनात्मक शक्ति का विकास। यानी कोई कहानी सुनकर घटनागत मोड़ पर कहानी रोक देना, फिर विद्यार्थी कल्पना करेंगे कि आगे क्या होगा। कल्पना शक्ति का विकास जो होता है ना, जैसे हम किसी कहानी का वाचन कर रहे हैं और फिर ऐसा मोड़ या ऐसे मोड़ पे हम उसे रोक दें कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा हो कि आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए उसकी जिज्ञासु रहे कि आगे क्या आने वाला है। उसे हम कहते हैं कल्पना शक्ति का विकास या सृजनात्मक शक्ति का विकास होना। इसके बाद में आगे की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, बाकी चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। आज की कक्षा में इतना ही। आशा या उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।